हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ इस श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने जो है देहोरी कला युक्त कोशिकांगों अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और लवक तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक नए कोशिकांग जिनकी कुछ प्रवृत्ति इन देहोरी कला युक्त कोशिकाओं से भिन्न होती है। देखिए बच्चों, शुरुआत में हमने पढ़े थे एकल कलायुक्त कोशिकांग, उसके बाद पढ़े हमने देहोरी कलायुक्त कोशिकांग, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं झिल्ली रहित या कला रहित कोशिकांग। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में जैसा कि आपको बताया था कि हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कुछ कला रहित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राइबोसोम और तारककाय। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उन दोनों में से एक कोशिकांग तारककाय, जिसको कि हम हिंदी में सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, सेंट्रोसोम अर्थात तारककाय जो है हमारे कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला एक कला रहित कोशिकांग होता है, जिसके बारे में सबसे पहले या यूं कहूं कि जिसके खोजकर्ता जो हैं वो हमारे वैज्ञानिक थे टी बॉवेरी। कौन बच्चों? टी बॉवेरी। टी बॉवेरी 1888। ठीक है बच्चों, टी बॉवेरी 1888 में सबसे पहले सेंट्रोसोम को देखा और इसको सेंट्रोसोम नाम दिया। अर्थात तारककाय के खोजकर्ता कौन हो गए? टी बॉवेरी, और सेंट्रोसोम जो है वह नाम भी किसके द्वारा दिया गया? इन्हीं वैज्ञानिक अर्थात टी बॉवेरी के द्वारा दिया गया। तो ये हुई बात कि हमारे तारककाय के खोजकर्ता कौन थे। अब देखिए, बात करते हैं बच्चों कि क्या यह तारककाय सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है? तो यहां पर थोड़ा सा हमको याद रखना है कि तारककाय जो है वह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से तारककाय जो है वह जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। अर्थात जो हमारे पादप कोशिकाएं हैं उन पादप कोशिकाओं के अंतर्गत यह मुख्यतः नहीं पाया जाता है, और जो उच्च श्रेणी के पादप हैं उनके अंतर्गत तो यह एब्सेंट अर्थात अनुपस्थित होता है। तो समझ में आई क्या बात? तो तारककाय जो है बच्चों पादप के कोशिकाओं में अर्थात यूं कहूं कि उच्च श्रेणी पादप कोशिकाओं में यह क्या होता है बच्चों? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? यह पाया जाता है बच्चों कुछ शैवाल या यूं कहूं कि शैवाल, कवक व जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो बच्चों, ये एक ध्यान रखने वाली बात हो गई। अब तक हमने जो कोशिकांग पढ़े थे उनके अंतर्गत हमने सभी के अंतर्गत ये देखा था कि
वो सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया है कि तारक काय जो है वह पादप कोशिकाओं के अंतर्गत अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत वह शैवाल और कवक के अंतर्गत उपस्थित होता है। कुछ निम्न श्रेणी के पादप प्रजातियों के अंतर्गत भी यह देखा जाता है, जैसे कि फर्न या ब्रायोफाइट्स, कुछ पादप प्रजातियों के अंतर्गत यह पाया जाता है। ठीक है, तो यह बात हुई कि तारक काय जो है वह कौन सी कोशिकाओं के अंतर्गत उपस्थित होता है। अब देखिए बच्चों, ये तारक काय जो है यह हमारा कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप एक कणीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है। कहां पाया जाता है बच्चों? केंद्रक के समीप एक कणीय संरचना के रूप में यह तारक काय पाया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि जो ये हमारी तारक काय है जो कि हमारी कोशिका में केंद्रक के समीप एक कणीय संरचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आखिर इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं कहां? तारक काय की स्ट्रक्चर पर। तो आगे अब हमारा टॉपिक है बच्चों क्या? तारक काय की स्ट्रक्चर अर्थात संरचना। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस तारक काय को मैं इस डायग्राम से या इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक दूसरी वस्तु की इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, अर्थात उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। या कल्पना क्या कहूं, मैं यूं कहूं कि आपको उस वस्तु को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, और वो वस्तु है क्या? बैलगाड़ी का पहिया। आप लोगों में से अधिकांश ने बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा। बैलगाड़ी का पहिया बच्चों वो नहीं टायर वाला, रबड़ के टायरों वाला नहीं। ठीक है, वो तो नहीं है, उसकी इमेजिन नहीं करनी है आप लोगों को। तो किसकी करनी है बच्चों? आपने हो सकता है किसी सीरियल में, टीवी पर, मल्टीमीडिया के किसी प्रोग्राम में, या फिर गांव में कभी घूमने का मौका मिला हो वहां पर, या फिर बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत एक ग्राम उद्योग वाले वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सारी व्यवस्थाएं दिखाई जाती हैं, जिसको अपन शिल्प ग्राम कहते हैं। तो वहां अगर आपको कभी मौका मिला हो तो जो लकड़ी का पहिया होता है बच्चों, ठीक है, जो बैलगाड़ी का लकड़ी का पहिया होता है, उसकी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। अगर वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो हम तारक काय की संरचना को एकदम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी का जो लकड़ी का पहिया होता है उसके बीच में एक मोटा लकड़ी का गट्ठा होता है। एक बीच में मोटा लकड़ी का गट्ठा होता है और उस मोटे एक लकड़ी के बेलनाकार गट्ठे से उसके चारों ओर बच्चों 12 इस प्रकार की डंडियां जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसकी डंडियां जुड़ी हुई होती हैं और उनके चारों ओर ये एक लकड़ी का ही बना हुआ एक आवरण होता था। तो इस प्रकार से ये पहिया होता है बच्चों किसका? बैलगाड़ी का। ठीक है, तो ये चीज अगर हमको पता है तो बस ये समझ में आ गई तो हम तारक काय को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ उसी प्रकार से यह तुलना भी की गई है किताबों के अंतर्गत भी कि तारक काय की जो संरचना है वह एक बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको उसी माध्यम से यहां बताना चाह रहा हूं कि देखिए बच्चों, ये डायग्राम है किसका? तारक काय का। ठीक है, अब देखिए इस तारक काय के मध्य में बच्चों ये सेंट्रल भाग है। ये क्या है? सेंट्रल भाग है। ठीक है, जो कि मैंने गहरे ब्लैक डॉट डॉट से यहां प्रदर्शित किया है। और इस गहरे सेंट्रल भाग को हम क्या कहते हैं?
सेंट्रल हब कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल क्या बोलते हैं बच्चों? हब, केंद्रीय हब। ठीक है, जो केंद्र में पाए जाने वाला एक सघन भाग, केंद्र में पाए जाने वाला क्या बच्चों? सघन भाग होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल हब कहते हैं, जिसका डायमीटर बताया गया है 25 एंगस्ट्रॉन। इट मींस इसकी जो परिधि है वो कितनी है? 25 एंगस्ट्रॉन चौड़ी है या उसका व्यास है। ठीक है, तो ये बीच में क्या है बच्चों? सेंट्रल हब है। अब इस सेंट्रल हब से 9 कितने बच्चों? 9 ये अर निकली होती है। जिस प्रकार से गाड़ी के पहिए के अंतर्गत, बैलगाड़ी के पहिए के अंतर्गत कितनी बताई थी? 12 बताई थी। उसी प्रकार से यहां कितनी होती है बच्चों? ये 9 होती है। कितनी होती है? 9। तो ये 9 इससे अर निकली होती है, उनको बोलते हैं अर या रेज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 9 निकली होती है और ये 9 निकलकर इसके परिधीय भाग का निर्माण करती हैं। आई क्या बात समझ में? और इसके अंतिम सिरे पर यहां पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट मींस हिंदी में कहेंगे ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। आई क्या बात समझ में? तो ये जो सेंट्रल हब है, इनसे यहां से फाइबर्स निकले हुए होते हैं और इन फाइबर्स से अंतिम सिरे पर यहां पर जो 3 देख रहे हैं आप गोल गोल संरचनाएं, इनको हम कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इट मींस त्रियक सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और ये तीनों जो ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको 3 नाम से, अर्थात अंदर से लेंगे अपन, अंदर से नंबर 1 जो है वो ए ट्यूब्यूल कहलाएगी, फिर दूसरी बी ट्यूब्यूल कहलाएगी और सबसे बाहरी जो है बच्चों कौन सी है? सी ट्यूब्यूल है। तो आई बात समझ में? सेंट्रल हब से यहां निकली होती है इसकी अर। ठीक है, और अर के अंतिम सिरे पर यहां पर होती है क्या? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को 3 नाम दिए गए हैं। अंदर से नंबर 1 ए ट्यूब्यूल, नंबर 2 बी ट्यूब्यूल, नंबर 3 सी ट्यूब्यूल। बोलो बात क्लियर? ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब देखिए बच्चों, इसके बारे में बताया गया है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो व्यास है बच्चों, जैसे कि ये एक इस प्रकार से यूं 3 नलिकाएं होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे। ठीक है बच्चों, ये ऐसे होती है। तो ये यहां पर इससे किससे जुड़ी होती है? अंदर की ओर जुड़ी होती है। तो ये जो 3 नलिकाएं हैं बच्चों, इन 3 नलिकाओं का व्यास होगा कि नहीं होगा? होगा। नलिका गोल होती है अग्रसिरे पर, तो उसका व्यास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बच्चों इसका व्यास बताया गया है एक ट्यूब्यूल का 250 एंगस्ट्रॉन। कितना? 250 एंगस्ट्रॉन इस एक माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है? व्यास होता है। तथा इस नलिकाकार संरचना, इस नलिका की जो भित्ति की मोटाई है, आप नली जानते हैं, नली जैसे कि माना कि ये एक पेन, एक नलिकाकार है, अगर इसको हम काट दें तो इसकी एक भित्ति तो है ही और बीच का ये व्यास हो गया। तो व्यास तो कितना हो गया? 250 एंगस्ट्रॉन। और इसकी जो दीवार है जो चारों ओर से इसको घिरे हुए है, उसकी मोटाई बताई गई है बच्चों कितनी? यहां पर 25 एंगस्ट्रॉन। किसकी? इस नलिका की भित्ति की जो मोटाई बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 25 एंगस्ट्रॉन। और व्यास कितना है बच्चों? 250 एंगस्ट्रॉन। इट मींस 250 एंगस्ट्रॉन। तो ध्यान रहेगा कि ये 3 क्या है? नलिकाएं हैं, जिनको कि अपन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं तथा इनका जो परिमाप है वो क्या है कि प्रत्येक नलिकाकार इस संरचना की है, प्रत्येक इस नलिका की ट्यूब्यूल की
जो व्यास है वो तो कितनी है 250 एंगस्ट्रॉन, और इसकी परिधि की मोटाई है वो कितनी है बच्चों 25 एंगस्ट्रॉन होती है। बोलो आई क्या बात समझ में। इस प्रकार से यहां पर ये 9 अर हैं और इन 9 अर के अंतिम सिरे पर यहां ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। बोलो क्लियर। तो आप ये गिन लीजिए 9 है और 9 के सिरे पर ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, तथा यहां पर ये प्रत्येक तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्या एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? कैसे कि एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का समूह ये रहा बच्चों और एक ये रहा, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की ए माइक्रोट्यूब्यूल्स दूसरी की किससे सी से जुड़ी हुई होती है। क्या दोबारा सुन लीजिए, जैसे कि ये ए है अंदर की ओर, कौन सी ये ए ट्यूब्यूल है बच्चों अंदर की ओर नंबर 1, और ये ए जो है अगली ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की कौन सी ट्यूब्यूल से जुड़ी होगी सी से जुड़ी होगी, और ये किससे जुड़ी होती है एक तंतु से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बच्चों तंतु से जुड़ी होती है, जिसे अपन कहते हैं क्या सेकेंडरी फाइबर। तो देखिए हब जो सेंट्रल हब है उस सेंट्रल हब से ये ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिस अर्थात तंतुकीय संरचना से जुड़ी हुई होती हैं उससे अपन कहते हैं प्राथमिक फाइबर, या इंग्लिश में कहें तो प्राइमरी फाइबर। और जो प्रत्येक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल पर्दीय रूप में, ये तो रेडियल कंडीशन हो गई और ये क्या हो गई स्पाइरल कंडीशन हो गई या पर्दीय कंडीशन हो गई। तो पर्दीय रूप में जिस तंतु से जुड़ी होती हैं उसे अपन कहते हैं क्या सेकेंडरी फाइबर कहते हैं। समझ में आया। तो ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल हब से तो जुड़ी होती है किसके द्वारा प्राइमरी फाइबर के द्वारा, तथा प्रत्येक ट्रिपलेट आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा सेकेंडरी फाइबर के द्वारा। बोलो क्लियर। इस प्रकार से ये जो पूरी संरचना है ये इसकी केंद्रीय संरचना कहलाती है। किसकी तारक काय की क्या कहलाती है केंद्रीय संरचना। और इस केंद्रीय संरचना को जो नाम दिया जाता है बच्चों वो दिया जाता है सेंट्रियोल। क्या दिया जाता है सेंट्रियोल। और इसके बाहर जो यहां पर मैंने ब्लू कलर में एक तरह से लाइन की हुई है जो कि इसको चारों ओर से घेरे हुए है, यह इसका एक तरह से क्या है परिधीय भाग है। तो ये हिंदी में क्या कहलाता है परिकेंद्र भाग, और ये कौन सा कहलाता है केंद्रीय भाग। तो परिकेंद्रीय और केंद्रीय, तो ये तो इसका क्या हो गया केंद्रीय भाग, और ये क्या हो गया भाई है परिधीय भाग हो गया। और इन दोनों के मिलाकर या इन दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं तारक काय, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में अपन सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम दो भागों में हमने बांट दिया है। केंद्रीय भाग को कह रहे हैं अपन क्या सेंट्रियोल इंग्लिश में, और उसके परिधीय भाग को इंग्लिश में कह रहे हैं क्या अपन सेंट्रोस्फियर। तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फियर दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन बच्चों सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय। ठीक है। और इस तारक काय का पूरा व्यास, ठीक है, ये पूरी जो तारक काय है इस पूरी तारक काय का जो व्यास है बच्चों ये बताया गया है कितना 0.152 या 0.15 से लेकर 0.35 म्यूएम। तो ये पूरी तारक काय का क्या है बच्चों व्यास है। आया क्या समझ में। तो देखिए बच्चों हमने यहां इसकी संरचना के साथ साथ इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी यहां पर हमने इसके डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक सवाल और एक जानकारी तो देता हूं कि भाई आखिर इन तारक काय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए बच्चों इन तारक काय को स्वप्रतिकृतियन
सेल्फ डुप्लीकेशन, इन तारक काय के अंतर्गत स्व प्रतिकृतियन, अर्थात इंग्लिश में कहें तो सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात यूं कहेंगे इसको सामान्य शब्दों में कि यह तारक काय खुद ही एक नई तारक काय का क्या करती है, निर्माण करती है। स्व प्रतिकृतियन, इट मीन स्वयं मतलब क्या, स्वयं, और प्रतिकृतियन मतलब प्रतिकृति तैयार करना, अर्थात खुद के समान ही ये एक नई तारक काय का निर्माण करती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ डुप्लीकेशन कहते हैं। और इसके अगर इसकी अवस्था के बारे में बात करें कि अर्थात सेल्फ डुप्लीकेशन होता कब है, तो जब आप कोश का विभाजन पढ़ेंगे तो कोश का विभाजन की जो एक पश्च एस अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है बच्चों, पश्च एस अवस्था होती है बच्चों। तो इस पश्च एस अवस्था के दौरान ये तारक काय अपना क्या करती है, द्विगुणन करती है, या सेल्फ डुप्लीकेशन करती है, या स्व प्रतिकृतियन करती है। इस तारक काय के अंतर्गत डीएनए, आरएनए व प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इस तारक काय के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बोलो आई की आवाज समझ में, ठीक है। ये इसकी क्या हुई, उत्पत्ति के बारे में बात। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम के फंक्शन, इट मींस कार्य, ठीक है। तो तारक काय के कार्य अर्थात फंक्शन क्या है, एक एक करके हम यहां चर्चा कर लेते हैं। तारक काय के फंक्शन, तो देखिए बच्चों, तारक काय आपको पता है कि यह हमारे केंद्रक कोशिका के केंद्र के समीप पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मुख्य काम होता है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है ये बच्चों, ठीक है। तो पहला कार्य हो गया क्या कि कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण, ठीक है। एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य होता है कि ये जो तारक काय है, ये तारक काय पक्षमाविका व कशाविका के आधार कणिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है बच्चों, पक्षमाविका एवं कशाविका के आधारीय भाग का निर्माण करती है। देखिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि पक्षमाविका और कशाविका क्या होती हैं। ये हमारे एक कोशिकीय जीवों, मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों की सतह पर पाई जाने वाली रोम के सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। पक्षमाविकाएं छोटी होती हैं, कशाविकाएं बड़ी होती हैं। तो ये पक्षमाविका या कशाविका कोशिका से जिस आधारीय भाग से जुड़ी हुई होती है, उस आधारीय भाग के निर्माण में इन तारक काय का क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। इसके बाद अगला कार्य देखिए बच्चों, अगला कार्य है इसमें शुक्राणु की पूंछ का उद्भव। तीसरा कार्य क्या होगा बच्चों, शुक्राणु की पूंछ का उद्भव। देखिए बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन की क्रिया के दौरान वहां आप लोगों को बताया जाता है कि
उस शुक्रजनन की क्रिया के दौरान जो तारक काय है वह दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम समीपस्थ व दूरस्थ तारक काय के नाम से जानते हैं। और एक तारक काय जो है वह स्पर्म के लगभग केंद्रीय भाग में रहती है, ठीक है, इस प्रकार से। और एक जो है वो पीछे की ओर चली जाती है, जिसे अपन कहते हैं दूरस्थ। तो यहां पर जो ये दूरस्थ तारक काय होती है, इसके द्वारा तर्कु तंतुओं का या तंतु फाइबर्स का निर्माण होता है। उसी के दौरान बच्चों यहां पर इसके पूंछ का निर्माण होता है स्पर्म की का, ठीक है। तो यहां पूंछ का निर्माण जो है वह किसके सहयोग से होता है? तारक काय के सहयोग से होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला कार्य अपन एक और लिख सकते हैं कि जो तारक काय है यह जंतु कोशिकाओं के कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहां हमने इस तारक काय के संरचना और इसके उत्पत्ति एवं इसके संगठन और कार्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।